हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। डीओ की जो क्लासेस चल रही हैं उसी में आपका कल जो कुछ पोर्शन हो चुका था डाइजेशन का, जनरल साइंस का पोर्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले मानव कार्य की, और उसमें हमने पढ़ा था पाचन। वो आपका थोड़ा सा रुक गया था बीच में नेटवर्क इशू आने के कारण, तो उसी के आगे हम फिर से आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने देखा था कि हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर से वो फिगर में बना दे रही हूँ। और उसके बाद उसमें डेंटल फॉर्मूले तक हमने पढ़ा था। आज हम उसी के आगे डेंटल फॉर्मूला हम पढ़ ही रहे थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपकी एलिमेंट्री कैनाल या फिर हम कहे आहार नाल जो शुरू होती है वो मुंह से शुरू हो रही है। ये स्टमक एरिया, इसके बाद आप देखते हो लीवर, इसी के ऊपर लीवर, और स्टमक से ही जुड़ा हुआ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आप एक मोटा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम आपको तो समझ में आएगा। से नीचे जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से मुड़ा हुआ एनस। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। आपका स्टमक। ठीक है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो मुंह से शुरू हुई थी। हमने पहले पढ़ा था टंग के बारे में। टंग्स में आपने जीभ में पढ़ा था आपने कि वहाँ पर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, यानी लाल ग्रंथियां 3 तरीके की होती हैं, पैराटाइट, सबमैंडिबुलर और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लाल ग्रंथियां। अब इसके बाद हम देखे, उसके बाद हमने देखा था कि जो ह्यूमन टंग होती है वो पीछे से पैक्ड होती है। ठीक है, पीछे की तरफ से आगे की तरफ फ्री होती है और वो जुड़ी हुई होती है। अगर आप ठीक आगे की तरफ जो चीज फेंकने वाले होते हैं आगे से पैक होती है, यहाँ काम करती है उतनी अच्छी तरीके से स्वाद ग्रंथियाँ भी काम करती है। इनके साथ झाड़ पत्तियाँ कम हो रही हैं तो यानी आपकी साथ स्वाद ग्रंथियाँ भी कम काम करना शुरू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, कभी आपको जुकाम हुआ है, कभी आपको जुकाम बुखार के टाइम में लीवर में होता है या किसी में ऐसा हुआ है कि जिस समय आपकी नाक बंद है, जम गई है, उस समय क्या होता है कि आपको स्वाद नहीं आता किसी चीज़ का। उसका रीज़न यही है कि आप जो है स्मेल ऑलरेडी डिटेक्टर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि गस्टेटी डिटेक्टर भी सही से काम नहीं करते हैं। यानी ऑल फैक्ट्री अगर सही से काम करेगा तो गस्टेटरी भी आपका सही से काम करेगा। और ऑल फैक्ट्री मीन्स घ्राण शक्तियाँ। ठीक है, घ्राण
फिर जैसे जैसे आपकी एज वैसे वैसे ये स्वाद ग्रंथियाँ भी अपना काम करना धीरे 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 करते हैं। बचपन में स्वाद ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद जैसे धीरे बढ़ते हैं तो आगे मतलब एज के साथ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये स्वाद ग्रंथियाँ कम होने लगती है। यही वजह है कि हमें बचपन में हर चीज़ का टेस्ट जो है पता चलता है और इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो चीज़ें अनॉर्मल चीज़ें हम खाने लगते हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा ओल्ड एज में जो पर्सन रहते हैं वो कहते हैं कि स्वाद नहीं आ रहा, उसका रीज़न यही है क्योंकि ऑल्फैक्टरी और गस्ट्रिक दोनों ही क्या होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, किसी तरीके का स्वाद नहीं आ रहा है। अब इससे एंजाइम कौन सा निकलता है, तो वो हमने देखा था कौन सा एंजाइम निकला है, सलाइवरी एंजाइम, जिसमें टाइलिन में कह सकते हो सलाइवरी एंजाइम। और साथ ही में इसमें क्या है, टाइलिन क्या ऊपर लिख टाइलिन चलिए, तो सलाइवरी एंजाइम आपने देखा था। सलाइवरी एंजाइम में क्या चीज़ें प्रेजेंट थी? सलाइवरी एंजाइम में आप देखते हो टाइलिन और क्या प्रेजेंट है साथ ही साथ में, उसके साथ लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम प्रेजेंट है, लाइसोजाइम प्रेजेंट है। टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, किसमें? माल्टोस में करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। और लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने का काम करता है, उनकी एक्टिविटी को कम करने का काम
करता है, उन्हें इनएक्टिव करने का काम करता है। और लाइसोजाइम मैंने बताया था आपकी बॉडी में लगभग आप देखते हो सभी जगह प्रेजेंट है जहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल स्किन के थ्रू, या फिर आपको कोई घाव लगता है वहाँ पे भी लाइसोजाइम निकलता है। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि अगर कभी ध्यान दिया हो, आदिवासियों में एक चीज़ होती है कि आदिवासी जो है अगर कहीं पे उन्हें घाव लगा, मोस्टली आप देखे होंगे कि आदिवासी लोग बाकी डॉक्टर वगैरह पे बिलीव नहीं करते, वो अपनी ओन थेरेपी पे ही बिलीव करते हैं। और अगर उन लोग को घाव लगा तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह पे थूक देते हैं। इस वजह से उनका सलाइवा निकालते हैं, सलाइवा लगाते हैं, बिकॉज क्या है कि सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट है। और पता है कि वो घाव पे अगर लाइसोजाइम जाएगा तो वो एंटीसेप्टिक तरह काम करेगा। ऐसे ही गोमूत्र के बारे में बोला जाता है तो सबसे ज़्यादा जो लाइसोजाइम पाया जाता है वो गोमूत्र में ही पाया जाता है। और आपकी स्किन में भी लाइसोजाइम सीक्रेट होता है, साथ ही साथ आपकी लैक्रिमल ग्लैंड यानी आपकी अश्रुग्रंथियाँ जो होती हैं उनसे भी लाइसोजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, मतलब बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को ख़त्म करने का, कम करने का काम करता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका टंग के जीभ के बारे में। अब जीभ काम की बात करें तो काम क्या कर रहा है, माल्टोज को स्टार्च को चेंज कर रहा है। माल्टोज में स्टार्च चेंज होता है हमारा माल्टोज में, दैट्स वाई हम कोई भी चीज़ खाने के बाद थोड़ी देर चबाने के बाद मीठी लगनी शुरू हो जाती है। इसका रीज़न यही है कि माल्टोज में चेंज हो जाता है, माल्टोज थोड़ी सी मीठी शुगर है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं वो दांत का था। और दांत में आपने देखा था कि हमारे जो 32 दांत होते हैं, टोटल 32 बोले जाते हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअली 32। इसका फॉर्मूला हमने देखा था। पहली चीज़ तो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते होते हैं जिससे आप आज वाले टॉपिक पे आ सकें। इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। सीक्वेंस की बात करें तो मोलर आपका बाद में आता है, प्रीमोलर आपका पहले आता है, ठीक है। तो इसको नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंसीजर जो आपके आगे के, केनाइन आपके किनारे के नुकीले दांत, मोलर और प्रीमोलर पीछे के जो चौड़े दांत होते हैं। डेंटल फॉर्मूला हमने देखा था 2 1 3 1। ये एक तरफ के दांत हैं, अगर दूसरी तरफ के दांत लेंगे तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, 16 प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब इसके आगे हमें पढ़ना है, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है आपका फेरिंक्स का। और फेरिंक्स क्या कहलाता है, दो विंड पाइप और फूड पाइप का जो जंक्शन है वो कहलाता है फेरिंक्स या फिर ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। और यहीं पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस, या आप कह सकते हो एक मस्कुलर फ्लैप रहता है। वो मस्कुलर फ्लैप करता क्या है, इन केस जब आप बोल रहे हो तो उस समय क्या होगा, ये मस्कुलर फ्लैप खुल जाएगा और यहाँ से यानी यहाँ आपका लंग्स है, के बाद से ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप यानी ऑसोफेगस है, आपकी आहार नाल है, ठीक है। जब आप बोल रहे होते हो तो आपके लंग्स से क्या होगी, एयर बाहर की तरफ जाएगी। अगर एयरेशन नहीं होता ना, अगर बाहर की तरफ एयर ना आए या हम एयर अंदर की तरफ ना ले जाएं तो जो वोकल कॉर्ड है उसमें आवाज़ नहीं आ पाएगी। अगर किसी वजह से आपको सांस नहीं ले पा रहे हो, आपकी आवाज़ जो है एयरेशन आपका ब्लॉक हो रहा है तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती। तो जो हमारी आवाज़ निकल रही है इसका रीज़न क्या है, प्रॉपर एयरेशन। कभी आपने देखा होगा तो आपका गला जमा हुआ होता है तो प्रॉपर एयरेशन ना होने के कारण आप सही से बोल नहीं पाते हो और आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती है। उसका रीज़न यही है कि एयरेशन सही नहीं हो पाता। तो जब हम बोलते हैं तब उस समय क्या होती है, लंग्स जो है एयर बाहर की तरफ फेंकती है और बाहर की तरफ जब फेंकती है तो ये जो मस्कुलर फ्लैप है यानी मसल्स का बना हुआ एक पार्ट कह सकते हैं, ढक्कन है, ये खुल जाता है और एयर यहाँ से बाहर मुंह के थ्रू बाहर आती है। लेकिन इनकेस जब ये क्या कहते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं उस समय हमारा मुंह क्या होता है, खाना खा रहे होते हैं, हमें कहा जाता है कि हम बोले ना, क्योंकि बोलने में क्या है, आपको एयरेशन होगी, मतलब आपकी एयर बाहर आएगी और एपिग्लॉटिस खुलेगी। इनकेस कभी आप खाना खाते समय बोल रहे हो या पानी पीते समय बोल रहे हो तो उस समय क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल है या लिक्विड पार्ट है वो क्या करता है, इस
विंड पाइप में एंटर कर जाता है, और अगर इस विंड पाइप में एंटर कर दिया गया तो हमारी बॉडी एक तो सबसे पहले क्या होगा, एक रिफ्लैक्स एक्शन होगा। वो रिफ्लैक्स एक्शन क्या होगा, छींक आएगी आपको, या फिर अचानक से हिचकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपका खाना बाहर की तरफ, आप देखते हैं नेजल पासेस के थ्रू वाटर वगैरह अगर आपने पानी पी लिया है तो उस समय छींक आनी शुरू हो जाती है और नेजल पासेस के थ्रू निकलने लगता है आपका पानी। उसका रीजन यही होता है कि यहाँ पे पहुंच गया, और ये क्या है, नेजल पासेस से जुड़ा हुआ रास्ता है, और यहाँ पे जब पहुंच जाता है पानी तो अगर वो रिफ्लैक्स एक्शन के थ्रू बाहर चला गया तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इनकेस वो बाहर नहीं जा रहा है, कोई सॉलिड पार्ट है, फूड पार्टिकल है, वो यहीं पे अटक गया या यहाँ पे अटक गया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस समय आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो कोशिश की जाती है, या आपसे बड़े जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि खाना खाते समय आप बोले ना। और अगर ये भी नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे नहीं हिटका, ये अंदर आ गया, तो अंदर आने के बाद एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं न्यूमोनोकॉसिस, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें जो है आप कहते हैं ना कि लंग्स में पानी भर रहा है, लंग्स में पानी, यही रीज़न है पानी बनने का, यही रीज़न है कि जो है वहाँ पे पानी चला जाना, लंग्स में पानी या फूड आइटम का चले जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद एक तो हिचकियाँ आने का ये भी रीज़न होता है, दूसरा भी बताते हैं और कौन कौन से रीज़न होते हैं। अब आपका फूड फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से डाइजेस्ट हो गया। फिजिकली कैसे डाइजेस्ट हुआ, दांत की हेल्प से। केमिकली कैसे डाइजेस्ट हुआ, सलाइवा की हेल्प से। अब नीचे की तरफ ऑसोफेगस में आप फूड आना स्टार्ट हुआ है, यानी ऑसोफेगस में हमारा फूड मूव करेगा, और किस तरीके से मूव करेगा, कल हमने इस चीज़ पे भी थोड़ी सी चर्चा की थी। वो प्रोसेस कहलाती है एंटी पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है, एंटी पेरिस्टैटिक गति, ठीक है, या मूवमेंट। इस प्रोसेस के थ्रू जैसे हम लोग किसी टूथपेस्ट निकाल रहे होते हैं, या फिर किसी पाइप में कोई मोटी चीज फंस जाए तो हम क्या करते हैं, पीछे से दबाते हैं और आगे की तरफ पुश करें, यही सेम चीज होती है यहाँ पे। ये भी एक मस्कुलर पार्ट है। आगे से क्या, पीछे से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे की तरफ हमारा फूड पार्टिकल मूव करेगा, फिर इसी तरीके से पीछे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से करते करते फूड पार्टिकल मूव करते हैं। इसके बाद फूड पार्टिकल आपका कहाँ पर आएगा, स्टमक में आएगा, या फिर हम कहें अमाशय में आएगा, ठीक, अमाशय में आएगा। अमाशय में आप देखते हो एक लेयर प्रेजेंट। अच्छा, एक और चीज, जो ये फूड यहाँ पर है इसे बोलस कहते हैं। ये चीज नाम आप जानते हैं कि क्या है, कौन सा, बोलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फूड है यानी सलाइवा के साथ मिक्स, लार ग्रंथियों के साथ मिक्स, लार के साथ मिक्स फूड होता है, उसे हम बोलस कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद जब हमारा फूड एंटर करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं, फंडिक वॉल्व कहते हैं उन्हें, ठीक है। वो खुलते हैं और हमारा फूड क्या करेगा, एंटर करेगा स्टमक में। ये वॉल्व जो जगह जगह प्रेजेंट होते हैं, इनका काम यह ढक्कन की तरह, एक दरवाजे की तरह इनका काम है। इनका जो काम है वॉल्व में, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इनके सबसे वॉल्व के बारे में बताया जा रहा तो आप कभी कंफ्यूज रहो कि ये वॉल्व है क्या चीज़, या ये काम क्या करे। तो कुछ मत याद करिए, सिर्फ दरवाजे का याद करिए। दरवाजे का काम क्या है, खोलना, किसी को आने देना या फिर किसी को ना जाने देना, यही एक काम रहता है दरवाजे का। अगर डोर क्लोज हो गया तो कोई नहीं जा सकता, और अगर डोर ओपन हो गया तो लोग इजीली आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब फूड नीचे की तरफ आया तो इसका बैक फ्लो ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, ये वॉल्व प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे फूड एंटर कर गया, यहाँ जब फूड एंटर किया तो यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनके बारे में देखेंगे। एक और चीज़, हमें उल्टियाँ क्यों आती हैं, ये इसका रीज़न क्या है कि अब कभी आप देखते हो मुंह में बार बार खाना आ जाना, या फिर खाना खाने के बाद उल्टियाँ आ जाना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया आपने तो भी एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो तो भी उल्टा लिख दिया था यहाँ पे मैंने, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह लेते हैं, एंटी पेरिस्टाल्टिक नहीं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी खाने आने को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एंटी पेरिस्टाल्टिक क्या होगा, वापस जाने को, ठीक है। तो जब कभी आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, स्टमक क्या है, अमाशय जो है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे गुब्बारे होते हैं, सिमिलरली वैसा स्ट्रक्चर है। और अगर आप ज़्यादा खाने, मतलब आपने शुरू से जो हैबिट है आपकी वो लगभग 3 से 4 रोटी की है, ठीक है, सपोज कीजिए आपकी जो हैबिट है स्टार्टिंग से 3 से 4 रोटी की है, तो हमारा ब्रेन ना उस चीज़ के लिए फिट हो गया। अब आपके वो स्टमक को ये बोलेगा कि इतना एरिया आपको इंक्रीज करना है, इतने एरिया में फिट होगा।
लेकिन कभी क्या हुआ कि आपने 3 से 4 रोटी खाई तो लेकिन आपके फेवरेट रसगुल्ले आ गए या आपकी फेवरेट कोई चीज़ आ गई, तो आपने सोचा कि नहीं चलो एक और बढ़ाते हैं, आज हम 2-4 रसगुल्ले तो खा ही लेते हैं। तो उस समय आपने ओवर ईटिंग कर ली, और क्या होगा, ओवर ईटिंग करने के कारण इसका जो आकार है वो तो वही फिक्स है भाई, ब्रेन ने कह दिया पहले से, क्योंकि हर चीज़ ब्रेन पे डिपेंडेंट है, उसने कह दिया कि इतना आकार करना है, यहाँ पे 3 से 4 रोटियाँ आने वाली हैं। लेकिन आपने क्या किया, 3 से 4 रोटियों से ज़्यादा कर दिया, वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। अब क्या होगा कि इसका आकार तो इतना है, तो अब किसी चीज़, जिस तरीके से वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धुलते हैं, अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते समय हम उसको पूरा भर दें तो क्या होगा, क्या वहाँ पे यहाँ जो फूड डाइजेस्ट होता है ना, उसकी प्रोसेस क्या होती है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े ऊपर नीचे नहीं होते, चर्निंग, इस प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं, ऊपर नीचे मिक्स होता है एंजाइम्स के साथ, जो गैस्ट्रिक एंजाइम है उसके साथ हमारा फूड मिक्स होता है। उस समय क्या होता है कि अगर आपने पूरा भर दिया, इसे एक तरीके से आप कह दो कि उसको पूरा ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अनडाइजेशन क्यों होगा, टर्निंग प्रोसेस हो नहीं पा रही है, वहाँ पे घूमने की जगह बची नहीं। अब जब घूमने की जगह बची नहीं है, टर्निंग प्रोसेस हो नहीं पा रही है, तो क्या होगा, अनडाइजेशन होगा। दूसरी क्या होगी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और एसिडिटी, क्योंकि जब तक फूड रहेगा तब तक एसिडिटी होती रहेगी, आपको एसिड बाहर सिक्रेशन होता रहेगा, और जब एसिड का सिक्रेशन हो रहा है तो क्या होने लगती है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी जो फूड है वो ऊपर बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो ओवर ईटिंग के कारण भी वॉमिटिंग होती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ओवर ईटिंग नहीं करते फिर भी वॉमिटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे मेडिकल रीजन होते हैं, जैसे कि एसिड का बहुत ज़्यादा, किसी मेडिसिन का लेना, ठीक है, किसी मेडिसिन का भी इफेक्ट हो सकता है बहुत सारी, या आपके ब्रेन में भी कोई कभी कभी क्या कहते हैं ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है उसकी, क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर हमारा ब्रेन में स्थित है, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। जैसे कुछ लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। मोशन सिकनेस में आप कहीं जा रहे हो, किसी गाड़ी से जा रहे हो या किसी चीज़ से मूव कर रहे हो, तो आपको वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे स्टमक या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं है, उसके पीछे रोल है आपके ब्रेन का। उस समय क्या होता है कि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं और जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है, दोनों चीज़ें एक साथ को रिलेट नहीं कर पाती, और को रिलेट ना कर पाने के कारण वॉमिटिंग आती है। इसी को कहते हैं मोशन सिकनेस। चलिए अगर यहाँ पे स्टमक पे आते हैं, तो थोड़ी सी अलग बात होगी इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अब चर्निंग प्रोसेस यहाँ पे होगी। चर्निंग प्रोसेस क्या होती है, ऊपर नीचे करके मिक्स होना। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं बेसिकली हम जान लेते हैं। ग्लैंड्स ऐसे कह सकते हैं आप, ऐसी सेल्स हैं, ऐसा पार्ट है जहाँ से किसी भी तरीके के केमिकल का सिक्रेशन हो रहा हो, या तो वो एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रहा हो, या हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा हो, या फिर किसी और केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो ग्लैंड कहलाता है। शरीर में कोई भी वह भाग जो किसी चीज़ का सिक्रेशन या श्रावण करता है वो कहलाती है ग्रंथियां या ग्लैंड। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, ग्लैंड क्या है, सिक्रेशन करता है एंजाइम का या फिर किसी भी तरीके के केमिकल का सिक्रेशन कर रहा हो, यानी कि हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है या एंजाइम का सिक्रेशन कर रहा है या किसी तरीके के पाचक है उसका सिक्रेशन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ये ग्लैंड होगी। नहीं, ग्लैंड कोई भी एक पार्ट जो किसी तरीके की जो है केमिकल का, किसी तरीके के रसायन का सिक्रेशन श्रावण कर रहा हो, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। नाउ द टर्म, अब अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्लैंड को समझ रहे हैं, ठीक है। अभी इसके आगे हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं थोड़ा इसमें, क्योंकि अगर उस पर जाएंगे तो हम थोड़ा भटक जाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, हम इसको पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद हम थोड़ी सी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे चर्निंग प्रोसेस हुई, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ हमारा फूड मिक्स हुआ। अब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ हमारा फूड मिक्स हुआ, इस फूड को हम बोलेंगे चाइम। यहाँ पर जो फूड रहेगा उसे बोलेंगे हम चाइम। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होने के बाद जो फूड रहेगा उसे हम बोलते हैं चाइम। अब चाइम के बाद जो है, चाइम बनने के बाद हमारा फूड मूव करेगा किस तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसका कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर, यहाँ से मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपको
स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोलाइडल है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लगभग है 6 से 7 मीटर, ठीक है। अब आहार नाल की टोटल लंबाई जो आपने देखी थी वो लगभग थी 8 से 10 मीटर, और यहाँ पर आप देख रहे हो उसमें से 6 से 7 मीटर किसकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसे बोलते हैं या छोटी आंत इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वो लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा, बड़ी आंत की अपेक्षा बहुत कम होती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ दो चीजें होंगी, एक तो होगा ये जो फूड इंटर किया है इसको बोलना है चाइम, ठीक है। यानी आपसे पूछा गया कि एसिड से मिक्स या कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूसेस से या आपके अमाशय रस से मिक्स जो है फूड जो होता है उसको हम बोलते हैं चाइम। अब चाइम जो है एंटर किया इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चाइम इंटर करता है तो उस समय हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब इंटर किया तब तक हम इसे चाइम बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस और क्या कहते हैं आपका बाइल जूस मिक्स हो गया तब हम इसे बोलते हैं चाइल्ड। तब इसे क्या बोलते हैं हम, चाइल्ड। अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे आते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा और फूड का डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी इसी एरिया में होगा। कंप्लीट फूड डाइजेशन साइट जिसको बोलते हैं, पूर्ण जो है पूर्ण पाचक जगह जो बोली जाती है वो कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, या छोटी आंत है। इसके बाद जो फूड जो है मूव करेगा किसकी तरफ, अब तो डाइजेशन हो गया, जितना एब्जॉर्ब होना था उतना एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, अंदर की तरफ ये प्लेन नहीं है, इस तरीके से इस पे विली प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सुषमांकुर, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे विली प्रेजेंट है। वो सुषमांकुर क्या करते हैं, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो अपना एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से आराम से एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का हो जाता है। इसके बाद आपका फूड जो मूव करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे पानी है, मिनरल्स वगैरह हैं, तो वो जो पानी है, सॉल्ट्स है, ये चीज़ें इसमें अभी प्रेजेंट रहेंगी। अब क्या करेगा हमारा फूड, मूव करेगा, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ, आप देखते हो तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ एक नया जो है स्ट्रक्चर ढूंढा गया है। कलर चेंज करके पहले मैं बनाऊं, एक नया स्ट्रक्चर अभी 2012 में ढूंढा गया, और जो चीजें नहीं की गई हैं वो आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि नए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसे कहते हैं मेसेंट्री, और वो इसी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ स्टार लाइक जैसे रेस की तरह निकला हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। इसके किनारे किनारे क्या है आपके, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आप सिर्फ समझने के लिए समझते रहें, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं एग्जैक्टली। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होने लगा तो लोग मुझे मार के भगा देंगे। सिर्फ समझाने के लिए आपको समझाया जा रहा है। के बाद क्या होता है यहाँ से एनस, ठीक है, एनस रेक्टम फिर एनस। लार्ज इंटेस्टाइन है, अंदर की तरफ आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ क्या होता है आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो मेसेंट्री कहलाता है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी 2012 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये एब्जॉर्प्शन में अभी क्योंकि पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं हो पाई है रिसर्च, मगर माना जाता है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं ब्लड कैपिलरीज हैं उनको यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, मेसेंट्री। ये चीज आप याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, मेसेंट्री। 2012 में इसे डिस्कवर किया गया है, ठीक है।
ये आप लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कोलाइडल फॉर्म में होता है। ये छोटा सा मैंने सिर्फ आपको एक डेमो देने के लिए बनाया है, कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है। अब आपका अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड जो एंटर करता है वो कहाँ पे एंटर करता है? यहाँ पे एंटर करेगा, यानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपकी बड़ी आंत में एंटर करता है। अब बड़ी आंत में आप एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ देख रहे हैं, यही मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर कहलाता है अपेंडिक्स, या फिर आप कह सकते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स कह सकते हैं। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? तो ये बेसिकली जो अपेंडिक्स होता है ये बेसिकली डाइजेशन के लिए होता है, सेलुलोज डाइजेशन के लिए होता था, लेकिन ऐसा अब ह्यूमन बींग्स में ये सिर्फ और सिर्फ अवशेषी अंग की तरह पड़ा है, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है। और ये प्रूव करता है, अभी मैंने कल बताया था कि आपके जो साइड में दांत है चीरने फाड़ने के लिए, दांत क्या प्रूव करते हैं कि हम मांसाहारी हैं, यानी ह्यूमन बींग्स मांसाहारी हैं। और ये अपेंडिक्स प्रूव करता है कि ह्यूमन बींग क्या है? शाकाहारी है, क्योंकि शाकाहारियों में ही ये कैपेसिटी है कि वो सेलुलोज का पाचन कर सकें। यानी अगर ह्यूमन बीइंग में ये अपेंडिक्स कभी प्रेजेंट थी, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से कभी शाकाहारी थे। इसी वजह से अब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, तो सर्वाहारी के बीच में अब ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में है। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज के डाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो केवल और केवल रूमिनेंट्स में है। यही रीजन है कि पालक वगैरह हम कच्ची नहीं खा सकते, क्योंकि आप जानते हो कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, पौधे होते हैं, उनमें ज्यादातर भाग क्या होता है? सेलुलोज का होता है। और अगर हम उन्हें कच्चा खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हम डाइजेशन नहीं कर सकते, हम वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और वो हमारे लिए कोई फायदेमंद रहेगा भी नहीं। अगर आप कच्चे पालक खा रहे हो और आप सोच रहे हो कि बहुत फायदेमंद होने वाला, तो नहीं होने वाला है वो। ठीक है, अब जो है हमारा फूड एंटर की, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में अगर आपसे काम पूछा जाए तो इसका भी कोई काम नहीं है, ये अवशेषी अंग की तरह है। इसका काम क्या था? अगर रूमिनेंट्स में बात करें तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, एक और चीज, जो खरगोश वगैरह है उनको मलपोश में रखा गया है। रीजन खरगोश क्या है? वो अपने ही मल को खुद खा लेता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि खरगोश में डाइजेशन हो गया प्रॉपर। उसमें आप जानते हो कि अभी अभी मैंने बताया अपेंडिक्स में क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन। और खरगोश जो है वो ज्यादातर क्या करते हैं? ज्यादातर क्या, वो शाकाहारी ही है, वो शाकाहारी चीजें ही खाते हैं। तो वो जो डाइजेशन होता है वो यहाँ पे उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट होने के कारण उनका फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, सीधे डायरेक्टली यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आना है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस तो जाना नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ जाता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के, डाइजेस्ट होने के कारण। डाइजेशन हो गया लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, मतलब उन्होंने खाया तो, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अब उसी चीज को वो डाइजेस्ट करके वो उन्होंने जो मल बाहर निकाला, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाला, उसी को फिर से खाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, यही वजह है कि वो अपने ही मल को खाते हैं, अपने ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को खाते हैं। नाउ अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल, जितने भी नहीं मतलब पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, लेकिन जो जरूरी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके, उस वजह से ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करते हैं या इसे प्रेस करते हैं फूड को, ताकि वो पानी बाहर की तरफ निकल सके और वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, ज्यादा लॉस हमारा वाटर का ना हो सके। इन केस कभी कभी क्या होता है, डायरिया जैसी कंडीशन से गुजरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये जो वॉल्स है या लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल जो है, ये किसी कारणवश इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं। उस समय ये मसल्स अपना काम करना बंद कर देती हैं, और जब मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से बाहर जाने लगता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है, और साथ में ORS घोल या फिर आपको ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉल्स जो है इन्फेक्टेड है, और ये वॉल्स इन्फेक्टेड है और इन्फेक्शन के कारण ये काम नहीं कर पा रही हैं। काम ना कर पाने के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे पानी आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब फूड जो है आपका जितना पानी स्टोर होना था वो एब्जॉर्ब हो गया, फिर से एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया।
तो अब हमारा फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, फूड नहीं कहेंगे उसे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहेंगे, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी क्या होता है, जो टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है, लोग टाइम पे अगर ना ये रहे, सही नहीं की जाती कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, तो पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका पूरे पार्ट के बारे में, एनएस के थ्रू आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा गया। अब हम पूरे पार्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं और कौन कौन सी ग्लैंड कैसे काम करती हैं। ठीक है, इसे यही चलिए बाद में देखते हैं। अब हमने देखा कि स्टमक से ऊपर आपने देखा था एक लीवर प्रेजेंट है और स्टमक के नीचे आपने देखा था एक पेनक्रियाज लिफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, उसे पेनक्रियाज बोल रहे थे। ठीक है, ये दोनों करते क्या है, अभी पहले सबसे पहले माउथ का आपने देख लिया, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है, सबसे पहले ग्लैंड आपने देख लिया। अभी ग्लैंड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ग्लैंड एक्चुअली क्या है? ग्लैंड मैंने बताया ऐसी भी चीज जो किसी तरीके का सिक्रेशन कर रही है, वो ग्लैंड कहलाती है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में दो क्या तीन तरीके की होती हैं। ग्रंथियां या ग्लैंड जो है, ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो है वो तीन तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती है बहिर्स्रावी या बहिर्स्रावी ग्लैंड, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन कहा गया तो अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन कहा गया तो बहिर्स्रावी। और अगर आपको हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड बोला जा रहा है, इसका मतलब दोनों। ठीक है, बहिर्स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका जो सेक्रेशन होता है वो किसी डक्ट में होता है। डक्ट का मतलब ये है किसी नलिका में होता है, किसी भी उनका जो सेक्रेशन है, सपोज करिए ये नलिका है, तो ये जो है यहाँ पे वो ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ वो ग्लैंड्स प्रेजेंट है और उनका जो सिक्रेशन हो रहा है, वो जो श्रावण कर रही है, वो इसी नलिका में श्रावण कर रही है। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उनका जो सिक्रेशन होता है, जैसे ये ग्लैंड प्रेजेंट है, इसके बगल कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में यानी ब्लड में या लिक्विड सिस्टम जो हमारी बॉडी में है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो या लिम्फ भी हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ब्लड का फिल्ट्रेटेड फॉर्म है ये, तो उसमें सिक्रेट करती है। मतलब इनके पास कोई भी नलिका नहीं होती, ये डक्टलेस होती हैं या नलिका विहीन कह सकते हैं आप, डक्टलेस ग्लैंड होती है या आप कहें तो नलिका विहीन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और इन्हें नलिका होती है, डक्ट के साथ होती है। जो मिक्स ग्लैंड होती हैं या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मिक्स ग्लैंड जो होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं, ये मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं, ये दोनों तरीके का सिक्रेशन करती हैं। दोनों तरीके के सिक्रेशन से मतलब क्या है कि ये बहिर्श्रावण भी करती है, मतलब अपना सिक्रेशन किसी नलिका में भी करती हैं और अंतःश्रावण भी करती हैं, अंतःस्रावी भी होती हैं, मतलब इनका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भी होता है, मतलब रक्त में भी होता है। ठीक है, ये तो तीन तरीके के ग्लैंड हो गए। अब हमने माउथ में देखा, माउथ की जो ग्लैंड थी वो कैसे थी, मतलब आपकी सलाइवरी ग्लैंड कैसी है, डक्ट ग्लैंड है। ठीक है, डक्ट ग्लैंड क्यों बोलेंगे या बहिर्स्रावी ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक कैविटी है जिसको हम बोल रहे हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी में वो ग्रंथियां क्या कर रही हैं, सिक्रेशन कर रही हैं, श्रावण कर रही हैं। अब आप देख रहे हो किसी कैविटी में हो रहा है, यानी किसी गुहा में हो रहा है या किसी नलिका में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डक्ट वाली ग्लैंड कहलाएंगी, वो डक्ट ग्लैंड कहलाएंगी, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जो आपकी अश्रु ग्रंथियां होती हैं, ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। सेबेसियस ग्लैंड जो स्किन में प्रेजेंट होती है, सेबा का सिक्रेशन करती है, वो भी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। बेसिकली इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में, अभी थोड़ा सा बस समझते चले आप। इसके बाद जो एंडोक्राइन है या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने बताया ना कि डक्टलेस ग्लैंड है, इनका जो सिक्रेशन है वो किसमें हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है, यानी डायरेक्ट रक्त में हो रहा है, या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम है उसमें भी हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ब्लड लिक्विड सिस्टम में करती हैं, बॉडी के लिक्विड सिस्टम में ये अपना सिक्रेशन या श्रावण करती है। मिक्स ग्लैंड दोनों तरीके करती हैं। आपने देखा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मिक्स ग्लैंड है, इसके बाद आते हैं बात, तो इसके बाद आता है एक दूसरी जो ग्लैंड आती है, वो दूसरी कौन सी है, ऑसोफेगस में किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, बस फूड मूव कर रहा है, वहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है, बस सिर्फ और सिर्फ फूड मूव कर रहा है। ऑसोफेगस के, ऑसोफेगस मीन्स आहार नाल या फूड पाइप।
ऑसोफेगस के बाद आपका फूड आया था स्टमक में, तो स्टमक में आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और वो ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, बहिर्स्रावी, क्योंकि यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है और डक्ट में वो सिक्रेशन कर रही हैं। ठीक है, इसमें सीक्रेट क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस हम जिसको कहते हैं, जिसको पाचक अमाशय रस जिसको बोला जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो एक पहली चीज़ आप देखते हो पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन और लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, लाइपेज का सिक्रेशन दो जगह से हो रहा है, आप देखोगे तो आपका एक पेनक्रियाज से भी लाइपेज होता है, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों के अलावा दो चीज़ें और हैं, वो कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन है, हार्मोन है। ठीक है, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि माउथ से डाइजेशन, यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ होता है। प्री में तो कई बार पूछा जाता है, मेंस पूछा जा चुका है, मेंस में भी शायद पूछा जाए आपसे, तो आपको पढ़े रहना। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन और हाइड्रोजन क्लोराइड, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस में। पेप्सिन जो काम करता है, क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। तो जैसे आपसे पूछा गया कि जो है स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सिमिलरली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है पेप्सिन से। नाउ द क्वेश्चन है रेनिन क्या काम करता है, तो रेनिन जो काम करता है वो करता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है, बच्चों में पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेंट्स में पाया जाता है। जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं ये हमारी बॉडी में डिसअपियर होने लगता है, ये हमारी बॉडी में कम रह जाता है। यही वजह है कि जो मिल्क के पाचन की क्षमता है धीरे धीरे कम होती है, इसके पीछे यही रीज़न रहता है। लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट का यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, सॉरी वसा को डाइजेस्ट करने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन नहीं करता, वसा को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाता। उसके पीछे रीजन क्या है कि फैट जो है, वसा जो है वो बहुत बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और जब तक इन्हें किसी छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जाता, इसका इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण नहीं होता, तब तक इन पर कोई भी एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो पाती, एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाती। ठीक है, तो यही वजह है कि यहाँ पे फैट का डाइजेशन लाइपेज के होते हुए भी नहीं हो पाता है। रीज़न यही है कि फैट का डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि लाइपेज यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कोई भी काम नहीं कर पाता, तो यहाँ लाइपेज का कोई काम नहीं है, गैस्ट्रिक लाइपेज का कोई काम नहीं है। अब बात आती है गैस्ट्रिन का काम क्या है, तो गैस्ट्रिन जो काम क्या करता है, इन सभी के जो सिक्रेशन का जो काम, मतलब इन सभी का जो सिक्रेशन है उस चीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है गैस्ट्रिन। मतलब श्रावण होना है नहीं होना है, इस चीज़ को कौन से रेगुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बेसिकली पेप्सिन रेनिन को क्या एक्टिवेट करने का काम करता है कि ये पेप्सिनोजन की ये फॉर्म इस तरीके के पेप्सिन के फॉर्म में या रेनिन के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, प्रोरेनिन के फॉर्म में सिक्रेट होते हैं। ये जो फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्म है मतलब आप कह सकते हो अक्रियाशील। अगर ये इसी तरीके से रहा तो ये कोई काम नहीं करने वाले, किसी तरीके के प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करता है, इस पेप्सिन को पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने का काम करता है और इस प्रोरेनिन को किस में चेंज कर देगा, रेनिन में चेंज कर देगा। आप कह सकते हो पेप्सिनोजन प्लस HCl गिव्स पेप्सिन। ठीक है, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म है और ये जो है एक्टिव फॉर्म है, मतलब अब ये क्रिया कर सकता है, अब ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है। प्रोरेनिन को इसी तरीके से प्रोरेनिन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड चेंज कर देगा किसमें, रेनिन में। ठीक,
अब इसके बाद बात आती है, ये तो आपका हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड और गैस्ट्रिन हार्मोन का। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा काम क्या है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा काम है वो क्या करता है कि जो भी गलती से हमने कोई ऐसी चीज खा ली जो हमारे लिए सही नहीं है, या हमने कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस भी हमारी बॉडी में चले गए, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड उसको खत्म करने का काम करता है। और आप जानते हो हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंसंट्रेटेड एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर कोई चीज़ जाती है तो वो डिजॉल्व हो जाती है, वो बचती नहीं है। तो इनकेस आपने गलती से कोई ऐसी चीज़ खा ली जो आपको डाइजेस्ट नहीं करनी, जो आपको नहीं खानी चाहिए थी, तो ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसका सिक्रेशन कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर इसका सिक्रेशन बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है। बढ़ गया तो कैसे प्रॉब्लम है यहाँ पे? अच्छा, जब इतना हार्मफुल है तो आप कहते हो कि हार्मफुल है तो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, तो फिर हमारी बॉडी है कैसे? तो यहाँ पे एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, उस म्यूकस लेयर के कारण ये क्या होती है? बचा रहता है। ये जो म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे स्टमक वॉल पे, ये क्या करती है? एक चिपचिपी लेयर है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड से हमारी जो आमाशय की दीवारें हैं उनको बचाने का काम करता है। कभी कभी क्या है यहाँ, और इनका सिक्रेशन जो होता है वो भी एक चीज नोट कर लीजिएगा, ऑक्जेंटिक सेल्स, यहाँ पे लिख देंगे ऑक्जेंटिक सेल से होता है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि इनका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी आपने ऑयली फूड खा लिया या और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं और जो है सिक्रेशन के, अगर किसी वजह से HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये म्यूकस लेयर क्या होती है? खराब होने लगती है। और अगर म्यूकस लेयर खराब हो गई तो आपको उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ठीक है, अल्सर की कंडीशन, और बहुत ज़्यादा उसमें जलन होने लगती है। आप कुछ भी खाएंगे तो बहुत जलन होगी, क्योंकि इससे क्या होगा? डायरेक्ट आपके स्टमक वॉल तक यानी आमाशय की दीवार तक पहुंच जाता है। और इसके ज़्यादा निकलने का कारण क्या है? आप देखते हो कभी कभी आपको हिकअप्स आती हैं, उसके साथ साथ आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है। एसिड रिफ्लैक्स क्यों होता है? आपके खाने के साथ एसिड रिफ्लैक्स मीन्स आप कभी कभी आपके मुंह में तीखा, बार बार तीखा बनाना, या आपने जो भी चीज़ें खाई है वो बार बार मुंह तक आ जाना, गले तक आ जाना। गले का खराब होना भी ना एसिड रिफ्लैक्स का कारण होता है। बार बार गले का खराब होना एसिड रिफ्लैक्स का कारण होता है। और एसिडिटी बेसिकली बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। लगभग आप देखते हो 25-26 के बाद या 30 के बाद कह सकते हैं एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों में। इसके पीछे रीज़न क्या था? एक तो हमारा खान पान, दूसरा क्या है कि कुछ तरीके से च्युइंगम आप चबा रहे हो, तो च्युइंगम कुछ आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो मुंह में खा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो स्टमक वॉल तक नहीं जा रही। च्युइंगम आपने चबाना स्टार्ट किया, ब्रेन ने क्या किया? मैसेज दे दिया कि अब भाई हाइड्रोजन क्लोराइड का सिक्रेशन करो, क्योंकि फूड का डाइजेशन होने वाला, कोई चीज़ आने वाली है स्टमक में। हाइड्रोजन क्लोराइड सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने फूड मुंह में नहीं डाला, ठीक है, वो बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड इकट्ठा हो गया ना, वो तो बाहर आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, या आपने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग में भी एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो उस समय भी एसिड रिफ्लैक्स होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एक तो पाई जाती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। उसे जूस को क्या बोलते हैं? उसके जूस को बोलते हैं हम सकस सेंट्रिकस। ठीक है, ये उसका नाम है। उसके जूस को कंप्लीटली क्या बोला जाता है? सकस सेंट्रिकस। और एक चीज़ इससे पहले देखते हैं लीवर के बारे में। पहले लीवर के बारे में जानते हैं, क्योंकि लीवर का काम इससे पहले स्टार्ट हो रहा है। अब लीवर क्या करेगा? लीवर किस तरीके की ग्लैंड है? स्टमक देख लिया आपने, कैसी ग्लैंड थी? बहिर्स्रावी ग्रंथि थी। लीवर किस तरीके की ग्लैंड है? तो लीवर क्या है? आप देखते हो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, थोड़ा सा उभरा हुआ, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें एक छोटी सी पॉलीथीन होती है। पॉलीथीन क्या है? जिसमें स्टोर होता है हमारा बायो जूस, ठीक है। लीवर का काम क्या है? लीवर बायो जूस का सिक्रेशन करता है। और ये जो बायो जूस है ये किसी तरीके का एंजाइम नहीं लिए रहता है, ये कोई वैसी चीज़ नहीं लिए रहता है जिससे डाइजेशन हो, लेकिन हाँ ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आइए बताते हैं। बायो जूस का सिक्रेशन करता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में करता है। एक चीज़ होती है, अगर आपसे पूछा गया कि कुफर सेल्स कहाँ होती है, तो कुफर सेल्स होती हैं किसमें? लीवर में होती हैं। और ये काम क्या करती हैं? तो ये काम करती हैं इम्यून सिस्टम में हेल्प करने का काम करती हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर का काम क्या है? तो बाइल जूस को, क्योंकि बाइल जूस का सिक्रेशन हो रहा है और बाइल जूस को स्टोर करने का काम कर रहा है। और स्टोर क्यों करता है?
क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली कुछ चीज़ें नहीं खा रहे हो, कि आप कॉन्टिन्यूसली खा रहे हो, आपका दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ खा ही रहे हो, आप एक गैप पे खाते हो, और गैप पे खाने की वजह से यहाँ पे बाइल जूस क्या होता है, स्टोर रहता है, जब ज़रूरत होती है तब निकलने लगता है। बाइल जूस का सिक्रेशन हमारा लीवर लगातार कर रहा है, उस लीवर ये स्टोर हो रहा है, और स्टोर होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ जब हमें ज़रूरत होती है तभी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये आपने देखा इम्यून सिस्टम में तो काम कर ही रहा है, यूरिन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी काम करता है। क्या करता है, ये जो अमोनिया जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसको चेंज करने, उसको यूरिक एसिड में चेंज करने का काम करता है। तो लीवर के अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला आप देख रहे हो कि बाइल जूस का सिक्रेशन, ठीक है, बाइल जूस अमोनिया को चेंज कर रहा है, किसमें, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है बजाय कि यूरिक एसिड में, ठीक है, यूरिया में चेंज करने का काम कर रहा है। और दूसरा, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है, इम्यून सिस्टम में कुछ विटामिन का, जैसे विटामिन ए का स्टोर करना सिस्टम में भी काम कर रहा है, विटामिन को स्टोर करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक। अब देखते हैं हम इसके आगे की चीज़ें। जो बाइल जूस है ये किस तरीके से हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। तो बाइल जूस क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स अभी मैंने बात की थी, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन्हीं को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैट का पायसीकरण। और जब पायसीकरण हो गया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, अब सारे एंजाइम्स से एक्टिव, मतलब जो लाइपेज है, यानी सारे एंजाइम्स मींस लाइपेज है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, तो लाइपेज अब इस पे काम कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में लाइपेज इस पे काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर बाइल जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो यही वजह है कि जब कभी आपको जॉइंटिस वगैरह होती है तो उस समय क्या, जॉइंटिस क्या है, जॉइंटिस जो बाइल जूस के सिक्रेशन के साथ साथ एक और चीज़ का सिक्रेशन करा है, जो कि अब आप कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है और बाहर ही निकल जाता है वो हमारी बॉडी से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीवर्डिन। ये तो पिगमेंट्स होते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो कलर देते हैं, ये दोनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इन केस कभी क्या हुआ कि ये हमारी बॉडी में ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी का रंग पीला पड़ने लगता है, जिसको हम जॉइंटिस या पीलिया बोलते हैं। पीलिया की कंडीशन किसके कारण हो रही है, पीलिया बोला जाता है, और आपकी जो है बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है। ब्लड की कमी नहीं होती, बेसिकली हम बहुत सारी प्रोसेस डाइजेशन से रिलेटेड होने लगे, ठीक है। तो अब जब ये पीलिया हो गया, आपको जॉइंटिस हो गया, तो जॉइंटिस हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ लीवर, और लीवर का काम सही से ना कर पाने के कारण हो रहा है, ठीक है। लीवर के सही से काम ना कर पाने के कारण हो रहा है, तो उस समय क्या होगा, क्योंकि लीवर आपका सही से काम नहीं कर पा रहा, और उस समय भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट ले रहे हो। जब भी आपको जॉन्डिस होता है, आपसे कहा जाता है कि आप तली भुनी चीज़ें या फिर फैट वाली चीज़ें ना लें। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि फैट का इमल्सिफिकेशन अगर होता रहेगा, यानी फैट हमारी बॉडी में आएगा तो इमल्सिफिकेशन होगा, और इमल्सिफिकेशन होगा तो इसका मतलब बाइल जूस का सिक्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही बाइल जूस खत्म होता है, गाल ब्लैडर में बाइल जूस खत्म हुआ, हमारा लीवर सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, बाइल जूस खत्म हुआ, जैसे सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आपका जो है इमल्सिफिकेशन होता रहेगा तो जाहिर सी बात है लीवर पे प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। अगर हम ये फैट कम कर देंगे उस समय, तो लीवर थोड़े दिन आराम करेगा, और अगर लीवर थोड़े दिन आराम करेगा तो वो अपने आप को रिकवर करेगा, और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर जो होती है, टोटिपोटेंसी नेचर जो होता है सेल्स का, या टोटिपोटेंसी नेचर मतलब उस सेल का, फिर जैसे अगर कोई कहीं किसी जगह पे चोट लग गई और वहाँ पर नई सेल्स बन जा रही हैं फिर से, तो वो जो रीजनरेशन की पावर है ना, वो सबसे ज़्यादा लिवर में है। तो अगर उसे आराम करने दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी रीजनरेट करके बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है, ठीक है। यानी लीवर में अगर कहीं पे चोट भी, किसी पार्ट को कट भी होता है ना, तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है अपने आप को। फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया।
अच्छा, और गाल ब्लैडर का काम क्या है? गाल ब्लैडर इसको स्टोर करने का काम करता है। कभी कभी गाल ब्लैडर स्टोन भी हो जाता है, तो गाल ब्लैडर स्टोन की कंडीशन में गाल ब्लैडर को ही ऑपरेट करके बाहर कर दिया जाता है। और जब गाल ब्लैडर बाहर हो गया आपका, तो डॉक्टर आप बार बार कहते हैं कि आप कुछ कॉन्टिन्यूसली खाते रहें, लगातार खाते रहें। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका बाइल जूस लगातार सिक्रेट हो रहा है, और लगातार सिक्रेट होने के कारण, क्योंकि इसके स्टोर होने की अब जगह है नहीं, तो आपका डाइजेशन सही से होता है। ठीक है, आप लगातार थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाएं, इस तरीके से इकट्ठे नहीं खाएं। ठीक, ये हो गया एमल्सिफिकेशन आपके बाइल जूस का फंक्शन। और ये हो कहाँ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जा कहाँ रहा है गाल ब्लैडर से जूस? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट किसमें किसमें? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो डुओडेनम जो है उसका सबसे पहला पार्ट होता है, इलियम जो है उसका सबसे बड़ा भाग होता है, और जेजुनम बीच में छोटा पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आई, ये तो हो गया आपका, समझ लीजिए ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर सपोज करिए। ठीक है, इस तरीके से आपके कोलाइडल फॉर्म में है। ठीक, यहाँ पे आपने देखा था क्या था? पेनक्रियास। स्टमक के नीचे क्या था? पेनक्रियास था। ऊपर देखा था आपने लीवर था। लीवर का जूस आया, अब यहाँ से पेनक्रियास का भी जूस एंटर करेगा। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, या कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। कौन कौन से इसमें एंजाइम पाए जाते हैं? थोड़े एंजाइम्स के नाम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम। तो आप देखते हो लाइपेज, एमाइलेज। एक एमाइलेज आप कंफ्यूज मत होइए, एक सलाइवरी एमाइलेज है, एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। वैसे एक गैस्ट्रिक लाइपेज है और एक क्या है? पेनक्रियाटिक लाइपेज है। ठीक है, एमाइलेज आपका माल्टेज, पेप्टाइडेज, और कार्ब। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, ये एंजाइम्स क्या करें? इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, पेप्टाइड के डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए, ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा, अच्छा पेनक्रियास के, अभी हम लीवर के बारे में बात कर रहे थे। लीवर में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि लीवर भी हमारी मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, कभी मिक्स ग्लैंड का नाम आए तो मिक्स ग्लैंड या आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम है तो हम कहते हैं लीवर है। ठीक है, और अगर मिक्स ग्लैंड का भी नाम है तो उसमें भी आपका ये लीवर और आपके पेनक्रियास एग्जाम्पल में आते हैं। लीवर का जो क्या कहते हैं, हम क्या रखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, या उसका जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो किस तरीके के हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो वो है IGF-1, और एक होता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक, इन दोनों का जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा होता है? लीवर के एंडोक्राइन पार्ट्स। ठीक है, लीवर के या यकृत के एंडोक्राइन पार्ट से। ठीक है, एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियों से, पार्ट से। ठीक, किसका सिक्रेशन हो रहा है? IGF-1 और एंजियोटेंसिनोजन का। ठीक है, IGF-1 काम क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ाने का, ग्रोथ रेगुलेटरी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इस चीज को, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आपको नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, मेनली ग्रोथ हार्मोन नहीं है, लेकिन ग्रोथ में हेल्प करने वाला हार्मोन है। एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है? ये सेल्स में, यानी ये दूसरा, अगर आप इसको इनडायरेक्टली कहें तो ये सेल की ग्रोथ को,
सेल डिवीजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, पोटेशियम सोडियम का जो बैलेंस है ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। कैसे, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करके। ये लीवर का काम है। कौन सा काम है इसका, एंडोक्राइन पार्ट है। अभी आपने जो देखा था बाइल जूस, वो क्या था, एक्सोक्राइन पार्ट का पार्ट था, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट का क्या है आपका, IGF-1 और एंजियोटेंसिनोजन। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, ठीक। से पहले हम क्या देख रहे थे, पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास के जूसेस के बारे में हमने देखा। अब पेनक्रियास दो तरीके का, पेनक्रियास में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। 5 मिनट बस। पेनक्रियास में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। दो तरीके के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन कर रहा है, और जो कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट है उसमें भी दो तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं। उनमें किसका सेक्रेशन हो रहा है आपने एक बार देखा, डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या होगा, इंसुलिन, इंसुलिन और दूसरा आपका हो जाता है ग्लूकागॉन, ठीक है। और यहाँ पे एक्सोक्राइन में आप देखो, एक्सोक्राइन में क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन, एंजाइम। इस पार्ट को हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपसे पूछा जाता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है। किसका एंडोक्राइन पार्ट है, पेनक्रियास का, पेनक्रियास का। और पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। लीवर और पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है, मिक्स ग्लैंड है। इंसुलिन क्या काम करता है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो बीटा किससे सिक्रेट होता है, तो बीटा सेल से सिक्रेट होता है। और जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब उसका डाइजेशन सही से हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से हो, उसमें ये हेल्प करता है। यानी आप में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो गया और उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो क्या है, बेकार है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसके यूज़ के लिए, उसका डाइजेशन सही से, उसके लिए क्या काम करता है, जब जो स्टोर हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है इंसुलिन, सॉरी ग्लूकोज, ठीक है, उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है ये इंसुलिन, ठीक। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बीइंग्स में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करने का काम करता है, ठीक। यहाँ पे और अगर ये दोनों ये काम हो जाए तो एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज मिलिपिडिस। और अगर डायबिटीज इंसिपिडिस हो गया तो वो दूसरी वजह से होता है, वो होता है किसकी वजह से, एंटी डायरेटिक हार्मोन के कारण, ठीक। यहाँ भी यहाँ तक समझ में है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम। डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं, उन एंजाइम्स को बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। वो इंटेस्टाइनल एंजाइम, डाइजेस्टिव, पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस, ये तीनों मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं, यानी प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, फैट है, बाकी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारी चीज़ों का डाइजेशन कहाँ होगा, वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सारी चीज़ों का डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहीं पे इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को और पेनक्रियास के जूस को, दोनों को ही पूर्ण पाचक कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण या कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन साइट कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया इसका,
अब एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब आपका पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। और प्रोटीन के आप कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी देने वाले हैं। प्रोटीन की मैं बात करूँ तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। हमारी बॉडी में लगभग आप हर जगह देख रहे हो प्रोटीन प्रेजेंट है, आपकी स्किन में प्रेजेंट है, आपकी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, आपके नाखूनों में कैरोटीन प्रेजेंट है, अलग अलग आप जगह देख रहे हो, आपकी ब्लड जो मसल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। डिफरेंट जगह पे आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की। अगर आपको कुछ कम करना है, आपके मोटापे को कम करना है, तो आप खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हो, बट प्रोटीन को किसी भी कीमत में नहीं हटा सकते। इनके अगर आपने प्रोटीन हटा दिया तो आपकी बॉडी कमजोर होती चली जाएगी। और प्रोटीन के कारण आपने एक बीमारी सुनी की ये पूछा जाता है आपसे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बेसिकली जितने टाइप मतलब बहुत तरीके के प्रोटीन होते हैं। एक तरीके का भी आपने देखा कैरेटिन है, मायोग्लोबिन है, ओसिन है, ठीक है, अलग अलग प्रोटीन देखिए, पैरिन है, अलग अलग आप प्रोटीन देख रहे हो, ठीक। ये प्रोटीन जो है उसके बाद आप देखते हो क्रोमोसोम जो है एक प्रोटीन से बाउंडेड रहता है। मतलब आप पूरी बॉडी में आप देखते हो प्रोटीन आपका है, ठीक। हिस्टोन भी एक प्रोटीन है जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए क्रोमोसोम बोल रहे हैं, जिससे वो पैक्ड है। तो पूरी बॉडी में आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन बेसिकली जितने भी टाइप के प्रोटीन होते हैं वो सभी 20 तरीके के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कितने अमीनो एसिड से, 20 तरीके के अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइप ऑफ जितने भी प्रोटीन होते हैं वो कितने टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो 20 तरीके के। और इनको फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें बाहर से होती है, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनकी हमें ज़रूरत है। ये हमें बाहर से मिलेंगे, दालों से मिलेंगे, अलग अलग माध्यम से, मूंगफली से मिलेंगे, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, सोयाबीन से मिलेंगे, दूध से मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से मिलते हैं। और जो अनावश्यक है ये प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई ज़रूरत नहीं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत हमें है, लेकिन ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें बाहर से लेने की नहीं होती, हमें आवश्यक की ज़रूरत होती है बाहर से लेने की, ठीक है। इसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या है, मेरेस्मस है और क्वार्सिकोर है। मेरेस्मस जो है वो 1 साल से कम के बच्चों में होता है और क्वार्सिकोर जो है वो 1 साल से ज़्यादा के लोगों में होता है। 1 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, आप देखते हो मेरेस्मस में क्या होता है, प्रोटीन की कमी होने के कारण पैर हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उसके पेट बाहर की तरफ आ जाना, उसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और क्वार्सिकोर में भी आप देखते हो कि इसकी बोन्स जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, शरीर बहुत दुबला पतला होने लगता है और हाइट भी जो है सही से नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। अब आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपकी सैटरडे को क्लास नहीं होगी, अब आगे से मंडे को क्लास होगी। चलिए।